नमस्कार बच्चों, आज मैं सुमन चौधरी श्याम शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान से ऑनलाइन क्लास के साथ और इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे भारत में शिक्षा की वृद्धि एवं विकास की संक्षिप्त सर्वे। यूनिट है 4th। यूनिट है भारत में शिक्षा की वृद्धि एवं विकास में सर्वे। इसके अंदर देखेंगे कि शिक्षा का विकास कैसा था, किस युग में देखेंगे। सर्वप्रथम देखेंगे स्वतंत्रता पूर्व का युग, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उससे पहले के युग में शिक्षा कैसी थी, किस युग में थी। इसलिए हम देखेंगे सबसे पहले बौद्धकालीन शिक्षा कि बौद्धकालीन शिक्षा कैसी थी। इसमें देखेंगे बौद्धकालीन शिक्षा बौद्धकालीन शिक्षा क्या शिक्षा है। इसमें देखेंगे कि बौद्धकालीन शिक्षा तथा बौद्ध काल की शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा या बौद्ध काल की शिक्षा के उद्देश्य में थोड़ा सा अंतर था। बौद्धकालीन शिक्षा और बौद्ध काल की शिक्षा, उन दोनों के अंदर थोड़ा सा अंतर था। बौद्धों का उद्देश्य था मनुष्य का धार्मिक विकास करना। बौद्ध काल के अंदर बौद्धों का उद्देश्य था कि मनुष्य का धार्मिकता का विकास करना। उनकी शिक्षा प्राय भिक्षुओं से निर्मित थी। धीरे धीरे बौद्ध शिक्षा का आदर्श तथा व्यवहार बदलने लगा। इसके अंदर महात्मा बुद्ध ने बौद्धकालीन शिक्षा के अंदर महात्मा बुद्ध ने क्या बताया। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का लक्ष्य किस पे बताया, क्या होना चाहिए अपने जीवन का लक्ष्य, निर्वाण प्राप्ति का। महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति का ही उद्देश्य जीवन का बताया कि निर्वाण प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य बताया गया। और बौद्ध धर्म ने हिंसा तथा पशु बलि का भी विरोध किया। बौद्ध धर्म के अंदर कोई नया धर्म नहीं बल्कि हिंदुओं का ही संशोधित रूप है। और इसकी जो शिक्षा है उसका स्वरूप देखेंगे हम। शिक्षा का स्वरूप, इससे पूर्व की शिक्षा बौद्ध शिक्षा महात्मा बुद्ध ने जीवन के लक्ष्य को निर्वाण प्राप्ति का ही बताया। और इसमें शिक्षा का स्वरूप कैसा है, कैसा स्वरूप है शिक्षा का, उन्होंने बताया कि बौद्धकालीन शिक्षा का विकास, बौद्धकालीन शिक्षा का विकास समूह के रूप में हुआ। बौद्धकालीन शिक्षा का जो विकास है समूह के रूप में हुआ। इन समूह में ही धार्मिक व सांसारिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती है। धार्मिक और सांसारिक, संसार से संबंधित, समाज से संबंधित। और समस्त प्रकार की धार्मिक एवं सांसारिक शिक्षा प्रदान करने का कार्य किसका था, बौद्ध भिक्षुओं का। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा दिया जाता था ज्ञान, उनके अंदर सांसारिक ज्ञान और धार्मिक ज्ञान को। और इसमें अब देखेंगे कि बौद्धकालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम, बौद्धकालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम बौद्धकालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा है, क्या क्या चीज है पाठ्यक्रम के अंदर। इसमें बताया गया है कि बौद्धकालीन शिक्षा के अंदर
निर्वाण प्राप्त करना भी बताया है जीवन का लक्ष्य, और देश का सर्वांगीण उन्नति की पुष्टि बौद्धिक विषयों का ही शिक्षा का अभाव में नहीं था इसके अंदर। और इसमें 5 प्रकार के पाठ्यक्रम बताए गए हैं। बोधकालीन शिक्षा के कितने प्रकार के? 5 प्रकार के पाठ्यक्रम बताए गए हैं बोधकालीन शिक्षा के। पहला पाठ्यक्रम है धार्मिक शिक्षा। शिक्षा का पाठ्यक्रम में पहला पाठ्यक्रम है धार्मिक शिक्षा। बच्चों के अंदर, विद्यालय के अंदर धार्मिकता होनी अत्यंत आवश्यक है। पहला पाठ्यक्रम में धार्मिकता का जोड़ा गया और फिर बताया गया बौद्धिक शिक्षा। बौद्धिक शिक्षा बच्चों के लिए शिक्षा के माध्यम से भी बौद्धिक तत्व, बौद्धिक शास्त्रों का भी ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। और इसके बाद बताया गया है व्यवहारिक विषयों का भी ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। व्यवहारिक विषयों का ज्ञान। थर्ड नंबर है व्यवहारिक विषयों का ज्ञान। पाठ्यक्रम के अंदर धार्मिक शिक्षा का भी होना जरूरी है, इस पाठ्यक्रम में शामिल है। बौद्धिक शिक्षा भी है, बौद्धिक साधनों का उपयोग कैसे कर रहे हैं कौन कौन साधन, वो भी होने चाहिए। और फिर है व्यवहारिक विषयों का भी ज्ञान। और उसके बाद बताया गया है बौद्ध धर्म का प्रचार। बौद्ध धर्म का प्रचार। 4th नंबर बताया गया कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। और 5 नंबर बताया गया है सत्य। सत्य मार्ग की खोज। सत्य मार्ग की खोज पाठ्यक्रम में पहला पाठ्यक्रम में धार्मिक शिक्षा, सेकंड नंबर है बौद्धिक शिक्षा, थर्ड नंबर है व्यवहारिक विषय का ज्ञान, 4th नंबर है बौद्ध धर्म का प्रचार और 5 नंबर है सत्य मार्ग की खोज। और इसमें बताया गया कि बौद्धकालीन शिक्षा में नारी की शिक्षा कैसी थी। नारी शिक्षा इसमें आगे बताया गया है कि नारी शिक्षा एक स्त्री की शिक्षा कैसे थी या थी ही नहीं, कहां कहां पे स्त्रियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र खोले गए थे, कहां पे नहीं। इस काल में सिद्धांतों के अनुसार स्त्रियों को निश्चित दृष्टि से देखा जाता था और एक नारी के लिए उस समय शिक्षा का महत्व कम से कम था कि एक पुरुष पढ़ा लिखा हो, उस घर में स्त्री की शिक्षा इतनी जरूरी नहीं समझी गई, उनको पढ़ाना भी जरूरी नहीं समझा गया। स्वयं भगवान बुद्ध ने अपनी भी माता महाप्रजापति को, जो कि 500 साध्य क्षत्रिय सहित संघ में प्रविष्ट हुई थी। संघ में सम्मिलित कर लिया गया था। कालांतर में उन्हें अपने शिष्य आनंद के आग्रह से, उनका एक शिष्य था आनंद नाम का, और आनंद के आग्रह करने पर संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बौद्ध ने दे दी थी और स्त्रियों पर संघ के कठिन नियम भी लागू किए गए थे। संघ के अंदर बैठने की व्यवस्था हो, पढ़ने की व्यवस्था हो, उनके लिए स्त्रियों के कठिन से कठिन नियम भी थे। और स्त्रियों पर संघ के कठिन नियमों के साथ साथ भिक्षुणियों का स्थान भी भिक्षुओं से अलग और निम्न समझा जाता था। उनके लिए निर्धारित
8 प्रकार के नियम थे। स्त्रियों के लिए शिक्षा थी, उनके अंदर 8 प्रकार के नियम थे। उनमें से प्रथम यह था कि 100 वर्ष पुरानी भिक्षुओं भी एक नए भिक्षु से प्रकाश ग्रहण यानी कि ज्ञान ग्रहण कर सकती है। इसके अंदर डॉक्टर एस अल्तेकर नारी शिक्षा बौद्ध ने जो बताया उनको आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर एस अल्तेकर ने बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत स्त्रियों के विषय में लिखा है कि स्त्रियों के लिए संघ में प्रवेश द्वार खुलने से केवल कुलीन वर्गों की स्त्रियों को ही प्राथमिकता प्रदान की गई। स्त्रियों के लिए शिक्षा भी कठिन थी, उनके नियम भी कठिन बनाए गए थे और मठों के अंदर भिक्षु के लिए अलग स्थान था और जो भिक्षुणी थी उनके लिए अलग से स्थान रखा गया था कि शिक्षा के लिए दोनों एक जगह पे न बैठे। और उनका प्रथम नियम ये था कि 100 वर्ष पुरानी भिक्षुणी है वो ही एक अच्छे भिक्षु से ज्ञान ले सकती है, अन्यथा नहीं। अब देखेंगे आगे बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं कि क्या क्या विशेषताएं होती है। बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं देखेंगे कि कौन कौन सी है। पहली विशेषता है परवज्ज या पवज्ज। सबसे पहली विशेषता बताई है बौद्धकालीन शिक्षा की परवज्ज। पहले बताई गई है परवज्ज या पवज्ज, दोनों एक जैसे शब्द है, दोनों एक ही इनकी अर्थ होगा परवज्ज या पवज्ज। परवज्ज या पवज्ज दोनों के शब्द अर्थ भी एक जैसे ही होंगे। उन्होंने बताया कि परवज्ज या पवज्ज का अर्थ क्या अर्थ है। इसका अर्थ है कि बौद्ध धर्म की प्रविष्टि होने के लिए एक प्रणाली प्रचलित थी, उसी को पवज्ज कहते हैं। और परवज्ज या पवज्ज का शाब्दिक अर्थ देखें तो है बाहर जाना। इसका शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना। परवज्ज या पवज्ज का शाब्दिक अर्थ हो गया बाहर जाना, यानी कि पवज्ज ग्रहण करने की आवश्यक अवस्था थी वो 8 वर्ष निर्धारित की गई थी। और बाहर जाने का मतलब क्या था कि इस प्रथा के अनुसार भावी भिक्षुक जो शिक्षा के लिए निपुण हो गया है वो भावी भिक्षुक अपने परिवार से बाहर जाकर या बाहर आकर बौद्ध संघ में प्रवेश करता था। अपने ही परिवार से अलग होकर बौद्ध संघ में प्रवेश करता था, वहां शिक्षा ग्रहण करता था। पवज्ज का अर्थ होगा बाहर जाना। घर के अंदर ही परिवार से अलग होने के बाद इनकी ये विशेषताएं हैं। और इसके अंदर विशेषता में बताया गया कि एक बालक के लिए उसकी निर्धारित आयु 8 वर्ष, सेकंड नंबर में बता रहे हैं 8 वर्ष निर्धारित की गई थी। और उनके नियम थे कि वो भिक्षु अलग ही स्थान पे रहे। थर्ड नंबर आई है विशेषता के अंदर, बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषता के अंदर। अब देखेंगे इसके उद्देश्य। स्वतंत्रता से पूर्व बौद्ध
शिक्षा महात्मा बुद्ध ने बताया था, और इसका स्वरूप देखिए पाठ्यक्रम 5 प्रकार के थे, और नारी शिक्षा भी कैसी थी वो देखिए हमने कि कितना महत्व थी नारी शिक्षा की, शिक्षा की व्यवस्था भी कैसे होती थी, और किन किन नारियों को शिक्षा का हक मिला करता था, कहाँ पे होती थी। अब इसके आगे देखेंगे स्वतंत्रता से पूर्व बौद्धकालीन शिक्षा देखी है। अब देखेंगे मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य, मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य। मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य। मध्यकालीन के शिक्षा की उनका क्या उद्देश्य हो सकता है? पहला बताया है धर्म, प्रणयता, धर्म प्रणयता इसमें बताया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को धर्म से जोड़ना, धर्म प्रणयता बनाना। सेकंड नंबर बताया है ज्ञानार्जन की प्रेरणा। सेकंड नंबर बताया गया है ज्ञानार्जन की प्रेरणा, कि जो भी बालक शिक्षा के लिए आए हैं उनके ज्ञान के लिए मोटिवेट करना, प्रेरणा देना। और थर्ड नंबर इसमें बताया गया है अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा कि प्रत्येक बच्चे के लिए, किसी भी स्टेट का हो चाहे किसी भी जाति का हो, सभी बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। ये मध्यकालीन शिक्षा के अंदर इसके उद्देश्य बनाए गए थे। और फोर्थ नंबर बताया गया है सांसारिक, फोर्थ नंबर में बताया गया है कि सांसारिक सुख सुविधा की प्राप्ति। सांसारिक का मतलब बताया गया है कि सांसारिक के अंदर बताया गया है कि सांसारिक सुविधा की प्राप्ति, सांसारिक सुविधा मतलब संसार के अंदर जो भी सुख सुविधाएं हैं अपने समाज में, संसार से संबंधित जो भी सुख सुविधाएं मिल रही है वो शिक्षा के द्वारा प्राप्त होना जरूरी है। 5 नंबर है इस्लाम धर्म का प्रचार। इस्लाम धर्म का प्रचार, इसमें बताया गया है कि इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार अच्छे से होना चाहिए। जिन भी लोगों का विश्वास है वो ईमानदारी से इसका उपयोग करें। और 6 नंबर बताया है कि नैतिक भावना का जागरण। 6 नंबर इसमें बताया गया है नैतिक भावना का जागरण, यानी कि प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा में जरूरी होना चाहिए कि उसकी नैतिक भावना का विकास हो, नैतिकता का भावना का विकास हो। प्रत्येक बच्चे की शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी होना चाहिए। और शिक्षा का यही उद्देश्य होना चाहिए कि प्रत्येक बालक बालिकाएं नैतिकता का विचरण करें, नैतिकता का उनके अंदर विकास हो।
7 नंबर बताया गया है नैतिकता के बच्चों के अंदर होगी। फिर उनके अंदर देखा गया कि पवित्रता का भाव, पवित्रता का भाव, शिक्षा का उद्देश्य नैतिक और पवित्रता का भी होना चाहिए। भी बच्चे के अंदर कितनी पवित्रता होनी चाहिए। फिर अगला बताया गया है 1 नंबर चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण में बताया गया है कि एक अध्यापक का भी चरित्र का निर्माण अच्छा और अच्छा व्यवहार, तो बच्चों का भी चरित्र नैतिक प्रकार से, और एक शिक्षा का उद्देश्य ये है कि परंपरागत से चरित्र निर्माण का बहुत अधिक बल दिया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कहीं पर भी मानव सुधार के लिए या मनुष्य की सुधारात्मक के लिए ये चरित्र का निर्माण या अच्छा चरित्र होना आवश्यक नहीं है। हर एक शिक्षा के अंदर शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि व्यक्ति के चरित्र का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। इसके आगे बताया गया सिद्धांतों एवं प्रथाओं का प्रचार। सिद्धांतों एवं प्रथाओं का प्रचार। इसमें बताया गया है कि सिद्धांतों कि जो परंपरा से चले आ रहे हैं, एक परिवार के अंदर जो भी सिद्धांत, जो भी प्रथाएं, वो सहज रूप से आगे आने वाले पीढ़ी के अंदर या आगे आने वाले परिवार के अंदर भी सम्मिलित हो। आगे है प्रलोभन द्वारा शिक्षा। प्रलोभन द्वारा शिक्षा। प्रलोभन द्वारा शिक्षण, इसमें इस्लाम के प्रवर्तकों में एक दुर्बल भावना थी कि प्रलोभनों के आधार पर इस्लाम धर्म और इस्लामी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है और इस्लामी शिक्षा को प्रोत्साहित करने और उसमें अभिरुचि बनाए रखने के लिए उच्च पद तथा इनाम भी दिए जाते थे। और इसके आगे है राजनीतिक उद्देश्य। प्रलोभन में बताया गया कि प्रत्येक बच्चे के लिए हिंदुओं के अंदर भी लोभ से विभूति को होकर बहुत से हिंदुओं ने भी मध्यकालीन शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया था। और फिर उसके बाद आते राजनीति की। राजनीतिक उद्देश्य, इसमें बताया गया कि मध्यकालीन शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है राजनीतिक उद्देश्य। भारत में शासन करने वाले मुस्लिम शासकों की हत्या से सदैव यह भाव बना रहता कि भारतीय हिंदू जनता उनके विरोध में न हो जाए। और इसके बाद ये देखा है हमने 11 मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य धर्म पढ़ाएगा, ज्ञानार्जन की प्रेरणा, अनिवार्य शिक्षा, सांसारिक सुख सुविधा की प्राप्ति, इस्लाम धर्म का प्रचार, नैतिक भावना का जागरण, पवित्रता का भाव, चरित्र निर्माण, सिद्धांतों एवं प्रथाओं का प्रचार और प्रलोभन द्वारा शिक्षा और राजनीतिक उद्देश्य। मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य के बाद में देखेंगे कि मध्यकालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम कैसा इसका पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के अंदर क्या क्या सम्मिलित किए गए हैं वो हम इसमें देखेंगे कि पाठ्यक्रम कैसा था मध्यकालीन शिक्षा का।
पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में सर्वप्रथम सम्मिलित किया गया शुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण शिक्षा के पाठ्यक्रम में सर्वप्रथम बताया गया कि जो भी उच्चारण हो रहा है, जो भी सीखा है, शुद्ध रूप से होना चाहिए। फिर सेकंड नंबर में बताया था व्याकरण। व्याकरण इसमें बताया गया था कि व्याकरण के रूप से लिखें। व्याकरण से रूप से देखें तो प्रत्येक पाठ्यक्रम मध्यकालीन शिक्षा के अंदर बताया गया पाठ्यक्रम शुद्ध रूप से व्याकरण का भी होना चाहिए। और इसके अंदर सिर्फ बताया गया विभिन्न ग्रंथ। थर्ड नंबर में बताया गया विभिन्न इसमें थर्ड नंबर बताया गया विभिन्न ग्रंथ। विभिन्न प्रकार के जो ग्रंथ है उनको भी शिक्षा के अंदर शामिल करना चाहिए, उनका भी जानकारी अधिक से अधिक बच्चों को होनी चाहिए। तीन हो गए। फोर्थ नंबर बताया लेखन कला का ज्ञान। फोर्थ नंबर क्या बताया? लेखन कला का ज्ञान। लेखन कला का ज्ञान फोर्थ नंबर पे बताया है कि हर बच्चों को लिखने की जो कला है वो निश्चित रूप से पाठ्यक्रम में सम्मिलित होनी चाहिए। उन्हें ये ज्ञान होना चाहिए कि लेखन की जो कला है वो कितनी जरूरी है। राइटिंग अच्छी है या बुरी है। अच्छी राइटिंग है वे अत्यंत आवश्यक है। एक अध्यापक भी बच्चों को ये शिक्षा दे कि लिखने की जो एक्टिविटी है आप लोगों की वो अच्छे ढंग से हो, स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। फिर इसमें बताया गया विभिन्न विषयों का ज्ञान। विभिन्न विषयों का ज्ञान इसमें बताया गया है कि मध्यकालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में जो भी विषय दिए गए हैं, विभिन्न प्रकार के विषय हैं, उन सारे विषयों का निश्चित रूप से ज्ञान होना अनिवार्य है। और इसमें एक बताया गया राजकुमारों की प्रारंभिक शिक्षा। राजकुमार के युग की प्रारंभिक शिक्षा कैसी थी वो होना जरूरी है। राजकुमारों की प्रारंभिक शिक्षा कि जनसाधारण के बालकों के विपरीत राजकुमारों की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ होती थी? राजमहल के अंदर की व्यवस्था थी। उनके पिता के संरक्षण में ही किसी योग्य गुरु द्वारा राजकुमार महल में ही शिक्षा ग्रहण करते थे। मध्यकालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम 5 प्रकार के ये हमने देखे। शुद्ध उच्चारण, व्याकरण, विभिन्न ग्रंथ, लेखन कला का ज्ञान, विभिन्न विषयों का ज्ञान भी पाठ्यक्रम के अंदर भी सम्मिलित होना चाहिए। अब हम देखेंगे मध्यकालीन शिक्षा पद्धति। मध्यकालीन शिक्षा पद्धति मध्यकालीन शिक्षा पद्धति क्या क्या है इसमें कि मकतब की शिक्षण विधि पद्धति यानी कि विधियां देते हैं मकतब की शिक्षण पद्धति पहले बताई गई है। मकतब की शिक्षण विधि, मकतब की शिक्षण विधि प्रारंभ इसके अंदर बताया गया है। शिक्षण विधि के अंदर कि प्रारंभ के अंदर शिक्षा संस्थाओं की शिक्षण विधि कोई विशेष नहीं थी। मकतबों में धार्मिक शिक्षा का बाहुल्य था। इसके अंदर धार्मिक शिक्षा का बाहुल्य था। सेकंड नंबर है मदरसे की शिक्षण विधि। मदरसे की शिक्षण विधि, मदरसे की शिक्षण विधि। और इसके आगे 2 पद्धतियां बताई गई है और इसमें तो
धार्मिकता का अधिक महत्व बताया गया है, धर्म का बहुल्यता, और इसके अंदर बताया गया है कि उच्च शिक्षा की व्यवस्था मध्यकाल में मनुष्यों से की गई थी। मकतब की शिक्षा समाप्त होने के पश्चात, मकतब की शिक्षा समाप्त होने के पश्चात छात्रों को मदरसे में या उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश के लिए जाना पड़ता था। और इसके आगे बता रहे हैं स्त्री शिक्षा कैसी थी मध्यकालीन के अंदर। नारी शिक्षा कैसी थी मध्यकालीन के अंदर, कैसी थी कि मुस्लिम काल में नारी शिक्षा के क्षेत्र में विशेष उन्नति नहीं हो सकी, क्योंकि उस समय स्त्रियों में पर्दा प्रथा का प्रचलन था। पर्दा प्रथा का प्रचलन था। पुरुषों की तरह महिलाओं को सामाजिक स्वतंत्रता नहीं थी मुस्लिम काल में। और इस काल में नारी शिक्षा का प्रचार केवल शाही और अमीर घरानों में भी होता था। आम घर के लोग अपनी स्त्रियों को शिक्षा नहीं दिला सकते थे। अकबर के शासन में शाही स्त्रियों को, अकबर के शासनकाल में शाही स्त्रियों को नियमित रूप से शिक्षा दी जाती थी। इसलिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक गर्ल्स स्कूल की स्थापना की। जहांगीर की पत्नी नूरजहां फारसी और अरबी की विदुषी महिला थी। जहांगीर के जीवित रहते ही उसने सारा राजकाज अपने हाथों में ले लिया। इससे सिद्ध होता है कि शिक्षित होने के साथ साथ राजनीति में भी निपुण थी वो। शाहजहां की पत्नी मुमताज का फारसी भाषा पर आधिपत्य था और वह उसमें कविता पर कर सकती थी, कविता लिख सकती थी। शाहजहां की ज्येष्ठ पुत्री जहांआरा बेगम उच्च कोटि की शिक्षित महिला थी, उच्च कोटि की शिक्षित महिला थी और विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें इनाम दिया करती थी। स्त्री की शिक्षा कैसी थी ये बताया गया इसमें कि कैसी इसकी शिक्षा थी और वहां गुरु और शिष्य के संबंध कैसे थे। गुरु और शिष्य के संबंध, गुरु और शिष्य के संबंध कैसे थे। मध्यकालीन शिक्षा के अंदर नारी शिक्षा के गुरु और शिष्य के संबंध कैसे थे अध्यापक। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में गुरु का स्थान महत्वपूर्ण था। गुरु का स्थान उपास्य देव से भी ऊपर था। मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में गुरु का स्थान लगभग पूर्ववत बना दिया गया। मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में भी गुरु का स्थान लगभग पूर्ववत में पहले बना दिया गया। महज विद्यार्थियों द्वारा ही नहीं, अकेले बालकों द्वारा ही नहीं, बल्कि इस काल में गुरु समाज की प्रतिष्ठा थी, उन्हें आदर भी दिया जाता था। यह देखा जाता था कि इस्लामी शिक्षा में गुरु शिक्षा का संबंध श्रद्धा एवं स्नेह का था। शिक्षक अपने पुत्रवत समझता था एक छात्र को, और शिक्षक और गुरु में दुराव का भाव नहीं था। छात्रावास में शिक्षक और शिक्षार्थी, हॉस्टलों के अंदर छात्रावास में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों साथ साथ रहते थे। वे आपस में सहवास लेकर के केवल आत्मीयता को उत्पन्न करता था, बल्कि छात्रों को उत्तरदायित्व की भावना भी उत्पन्न करता था। यह सौभाग्य उच्च शिक्षा में ही प्राप्त था। गुरु स्वतः विद्वान होता था, उसका प्रभाव शिष्य पर पड़ता था। विद्यार्थी गुरु सेवा द्वारा
विद्यार्थी है उसके मन में गुरु के प्रति बलिदान, विद्यार्थियों के मन में गुरु के प्रति बलिदान की भावना और सेवा की भावना होती थी। प्राचीन काल की शिक्षा परंपरागत रूप से चली आ रही है और शिष्य वो गुरु से अपना उच्च स्थान गुरु को दिया करता था। ऐसे वहाँ पे गुरु शिष्य के संबंध थे। नारी की शिक्षा कैसी थी वे हमने देखा है कि कैसी शिक्षा नारियों की थी। आज के लिए इतना ही। स्वतंत्र से पूरे कार्य इतना ही है और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम बेसिक शिक्षा की प्रणाली का विकास की बेसिक शिक्षा क्या है, क्या थी और क्या क्या उसके अंदर सब्जेक्ट दिए थे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।